यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होता है। बाकी ट्रांसक्रिप्शन एक ही जैसा होता है, जैसा प्रोकैरियोट में होता है वैसा यूकैरियोट में होता है। उसमें एक ही आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स जो है वो आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए तीनों बना रहता है, लेकिन इसमें वर्क का बंटवारा है। 1 का काम एमआरएनए बनाना है, आरएमटी कोड है आरआरएनए बनाना है। 1 2 3 लिख दीजिए और आरएनए आगे में लिख दीजिए आरएमटी आरएमटी। तो ये 1 का काम आरआरएनए, 2 का काम एमआरएनए और 3 का काम टीआरएनए, मतलब स्पेशलाइज कर दिया गया कि आपका काम ये है, आपका काम ये है और आपका काम ये, तो स्पेशल काम करवा रहा है 1 2 एंड 3। ये यूकैरियोट के केस का बात हो गया, क्लियर हो गया। तो प्रोकैरियोट में ऐसी बातें नहीं होती, एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो कि आरआरएनए भी बना देगा, एमआरएनए भी बना देगा और टीआरएनए भी बना देगा। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का ही बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को हम ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, बस प्रोकैरियोट से बैठा देंगे। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की हम लोग बात करेंगे। तो जो रिक्वायरमेंट प्रोकैरियोट में था वही रिक्वायरमेंट यूकैरियोट में हो जाएगा। यदि आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात बोली जाएगी इसमें भी, यदि आपको कोई पूछ दे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो होगा यहाँ पे आपके 3 पार्ट होंगे। उस आरएनए पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक होगा प्रमोटर, एक होगा स्ट्रक्चरल जीन और एक होगा आपका टर्मिनेटर। क्लियर हो गया। और ये तीनों प्रेजेंट कहां होगा, तो डीएनए के ऊपर। यदि आपको बोलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन और यूनिट में क्या क्या मिलेगा, डीएनए के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, तो प्रमोटर होना चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन होना चाहिए और टर्मिनेटर होना चाहिए। यदि यूकैरियोट आपने लिख दिया तो यहाँ पे यूकैरियोटिक जो प्रमोटर होगा उस प्रमोटर का नाम आपने बोला था हॉजनेस बॉक्स। तो हॉजनेस बॉक्स तो साइंटिस्ट के नाम पे हो गया, हॉजनेस बॉक्स जो हो गया ये साइंटिस्ट के नाम पे हो गया हॉजनेस बॉक्स। और इसी को आप टाटा बॉक्स भी टाटा बोलते हो, टाटा बॉक्स बोलते हो, क्लियर हो गया। लेकिन जो पिरनोव बॉक्स, जो प्रोकैरियोट, पी से प्रोकैरियोट और पी से पिरनोव बॉक्स, ये जो पिरनोव बॉक्स था इसका सीक्वेंस में तुम देखोगे कि टाटा आया हुआ है, ये टाटा बॉक्स नहीं कराएगा। यहाँ पे आता है कैसे, कैसे लिखते हैं पिरनोव बॉक्स को, टाटा एट। तो ये पूरा मिलाकर के सीक्वेंस को पिरनोव बॉक्स बोलते हैं। तो ये आप आधा ये टाटा नहीं बोल सकते, इसको पिरनोव बॉक्स ही बोला जाएगा साइंटिस्ट के नाम से, और टाटा एट बोला जाता है। तो टाटा एट सीक्वेंस होता है उसका, स्पेसिफिक सीक्वेंस, और सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी तरीके से यूकैरियोट का यदि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात बोली जाएगी तो उसमें भी प्रमोटर होगा, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होगा और लास्ट में जहां पे कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप किया जाएगा वहां पे टर्मिनेटर सीक्वेंस होगा। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, यदि ये स्ट्रक्चरल जीन, मैं बता रखा हूं लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चरल जीन यदि एमआरएनए का फॉर्मेशन कर दे, एमआरएनए का फॉर्मेशन कर दे जो कि आगे चल करके ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, तो इस स्ट्रक्चरल जीन जो होगा इसके लिए आप सिस्टोन यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, सिस्टोन। उस स्ट्रक्चरल जीन के लिए हम लोग सिस्टोन यूज करते हैं जो कि एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि एमआरएनए है जो कि प्रोटीन बना देगा। लेकिन जो आरआरएनए है या टीआरएनए है ये प्रोटीन के सीक्वेंस इसके ऊपर में नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो एमआरएनए बनाएगा तो उस जीन का नाम को आप सिस्टोन भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया। मैं पहले भी बता रखा हूं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप बोलोगे प्रोकैरियोट के केस में तो पॉलीसिस्टोनिक हो जाएगा। मैं प्रोकैरियोट के केस का बात कर रहा हूं। प्रोकैरियोट का यदि बात करूं, प्रोकैरियोट का, तो पी से हमने बहुत सारा चीज पकड़ा था। पी से प्रमोटर, प्रमोटर कौन सा, तो पिरनोव बॉक्स, पी से पिरनोव बॉक्स। पी से आप यहाँ पी से पकड़िएगा पॉलीसिस्टोनिक, यानी इसका जो एमआरएनए होगा, यानी आपके प्रोकैरियोट में जो एमआरएनए बनेगा वो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, यानी पी से ही पकड़ना है। एक तो पहले पी से पिरनोव बॉक्स मिलेगा उसका, दूसरा उसका पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो पॉलीसिस्टोनिक पी से पकड़िएगा। अब मोनोसिस्टोनिक किस में बनेगा, तो यूकैरियोट के केस में बनेगा। तो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए यूकैरियोट में मिलता है, और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए इसलिए बनेगा क्योंकि उसके स्ट्रक्चरल जीन में बहुत सारा सिस्टोन का सीक्वेंस होगा, इसलिए कि एमआरएनए पे बहुत सारा सिस्टोन आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे याद रखने के लिए कि प्रोकैरियोट है तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होगा, तो यूकैरियोट होगा तो मोनोसिस्टोनिक हो जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। और यदि कोई भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात बोलेगा तो उसमें प्रमोटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा और टर्मिनेटर होगा।
और प्रोकैरियोट का जो प्रमोटर होगा उसका नाम होगा पी से प्रोकैरियोट, पी से पिरनॉव बॉक्स, और यूकैरियोट का यदि प्रमोटर होगा तो हॉजनेस बॉक्स होगा, उसी को टाटा बॉक्स भी आप बोलते हो। और दूसरे टाइप का प्रमोटर मिलेगा कैट बॉक्स, ये भी प्रमोटर है। क्लियर हो गया? तो टर्मिनेटर रीजन जहां पे होगा, टर्मिनेटर रीजन होगा, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर जाएगा। ये जितने भी सीक्वेंस की बात बोली जा रही है सब कहां प्रेजेंट है? डीएनए पे प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर जीन में ही सिस्टोन प्रेजेंट है, जो कि सिस्टोन का प्रिंट आ जाएगा कहां पे? एमआरएनए पे। यदि इस स्ट्रक्चर जीन में बहुत सारा सिस्टोन होगा तो उसका प्रिंट आ जाएगा कहां पे? एमआरएनए पे। तो बहुत सारा सिस्टोन एमआरएनए पे आ जाएगा, इसलिए ये एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक हो जाएगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। लेकिन यूकैरियोट में चूंकि इस स्ट्रक्चर जीन पे एक ही सिस्टोन है, इसलिए एमआरएनए पे एक सिस्टोन आएगा, इसलिए करके इसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। तो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहां मिलेगा? तो यूकैरियोट के केस में। और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहां मिलेगा? तो प्रोकैरियोट के केस में। कोई डाउट इसमें नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं इस पे। अब यहाँ पे क्या है, तो हमको ट्रांसक्रिप्शन यदि कराना है यूकैरियोट के केस में, तो सबसे पहली बात हो गया कि यूकैरियोट के केस में न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्लियर हो गया? तो हम बनाते हैं न्यूक्लियस। ध्यान से देखिएगा स्टेप्स को, आपके एनसीईआरटी भी बहुत बढ़िया से ट्रांसक्रिप्शन को समझाया है, पिक्चर डायग्राम भी उसका बड़ा क्लियर है। तो इसलिए करके हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस बना है, और पूरा बोर्ड को मान लीजिए कि सेल है। क्लियर हो गया? ये हमारा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है, ये हमने बनाया न्यूक्लियस, और जैसे न्यूक्लियस लिख दिया ना तो ये यूकैरियोटिक हो गया। क्लियर हो गया? क्योंकि यू मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब ट्रू, और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होगा, ये डबल मेम्ब्रेन होगा। चलिए हम लोग न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन कर देते हैं, क्योंकि हमको न्यूक्लियस नहीं पढ़ाना है, इसीलिए कि हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा है कि हमको कराना है ट्रांसक्रिप्शन, और वो भी यूकैरियोट में, इसलिए न्यूक्लियस की जरूरत पड़ गई। और ये न्यूक्लियस तो हम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ ही रखे हैं, सेल वाला चैप्टर बायोमोलिक्यूल में ये सब पढ़े हैं, आरएनए उरएनए, और सेल वाला चैप्टर में आप सेल का स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस पढ़ा है। अब यदि ये न्यूक्लियस होगा तो इसमें दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर मेम्ब्रेन, और इसमें पोर भी मिलता है। इसमें क्या मिलता है? तो पोर मिलता है। इसको न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। ये न्यूक्लियर पोर क्या होता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम आता है। एक्सपोर्ट मतलब हो गया कि न्यूक्लियस से कोई चीज को बाहर भेजना, इसको एक्सपोर्ट बोल दोगे, और कोई चीज अंदर भी आएगा तो इसको इंपोर्ट बोल दोगे। तो एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। तो यानी ये न्यूक्लियर पोर इसलिए बनाया गया ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सके, यानी साइटोप्लाज्म से किसी चीज को अंदर लाए और साइटोप्लाज्म से किसी चीज को बाहर कर। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपको क्लियर करना होगा। क्लियर? अब यहीं पे न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है हमारे पास में, वो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इस डीएनए पे हम उतना फोकस नहीं करने जा रहे हैं, और एंटी पैरेलल होता है, और एंटी पैरेलल होता है। क्लियर हो गया? तो इसका जो इंड होता है, एक स्ट्रैंड का इंड 5 प्राइम टू देखते रहिएगा पेन मेरा कैसे जा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, तो दूसरा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होगा, तो ये हो गया आपका 3 प्राइम इंड, तो ये हो जाएगा 5 प्राइम इंड। अब ये डीएनए एंटी पैरेलल हो गया, हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, कोई डाउट इसमें नहीं। अब इस डीएनए से मेरे को क्या बनाना है? तो आरएनए बनाना है, और आरएनए में हम स्पेशली एमआरएनए की बात कर रहा हूं। आरएनए की बात नहीं कर रहा हूं, टीआरएनए की बात नहीं कर रहा हूं, एमआरएनए की बात कर रहा हूं। तो एमआरएनए यदि बनाना है तो आपका कोडिंग था आरएमटी, और आप लिखते थे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो यदि मेरे को यदि एमआरएनए बनाना है तो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज यूज करना पड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज करना पड़ेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा? तो प्रमोटर पे बाइंड करेगा। प्रमोटर जब तक नहीं होगा तब तक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, और तब तक ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं। इसलिए क्या होना चाहिए? तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होगा वो प्रमोटर पे बाइंड कर लेगा। क्लियर हो गया? तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड किया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2। ये हो गया प्रमोटर, ये जो ब्लैक से आपका बॉक्स बना हुआ ये प्रमोटर। अच्छा पहले मेरे को बताइए, प्रमोटर अपस्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम? अपस्ट्रीम, और टर्मिनेटर डाउन स्ट्रीम। एकदम क्लियर रखिएगा। तो ये प्रमोटर जो होगा ये अपस्ट्रीम पे होगा, और यहीं पे आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड करेगा। तो मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ब्लू कलर से ही ले रहा हूं यहाँ पे, ये आरएनए पॉलीमरेज 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, केवल 2।
क्लियर हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज 2, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में बनाया, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का स्ट्रक्चर। ये किस रीजन पे बाइंड किया डीएनए का, तो प्रमोटर रीजन पे बाइंड किया, क्योंकि प्रमोटर साइड से ही ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है। क्लियर हो गया। तो यहां से आप जब प्रमोटर लिखे थे, तो यहां से आप एक सीक्वेंस यहां से लिख रहे थे +1, तो इधर यदि आप जाओगे तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, और इधर यदि आप आओगे तो अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं एकदम क्लियर। ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर आप लिखे हो, ये है आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 2, जो कि एमआरएनए का फॉर्मेशन बाद में करेगा, पहले एचएनआरएनए बनाएगा, क्योंकि यूकैरियोट के केस में डायरेक्ट एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं होती। यही अंतर हो जाता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। अब यहाँ पे ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो बाइंड किया है, तो ये क्या करेगा, जितना दूर बाइंड किया रहता है ना, उतने दूर के, जैसे ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ऐसा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना, दोनों के बीच में गैप है। तो आरएनए पॉलीमरेज यदि इस पॉइंट पे बाइंड करे, तो इसको क्या करेगा, जितना दूर बाइंड किया उतना दूर इसको खोल देगा, और वहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कर देगा। क्लियर हो गया। तो अब क्या करेगा, इस जगह पे क्या होगा कि पार्शियली डीएनए का दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। और वो अभी सेपरेट होने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा देगा। जैसे ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है, तो ये यदि आपका एडेनिन है तो इधर थाइमिन होगा, इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन है, ये आपस में बाइंड किया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड से। आरएनए पॉलीमरेज यदि इस जगह पे बाइंड करेगा, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को यहां से रिमूव कर देगा। नहीं समझ में आया, इस जगह के डायग्राम को यहाँ पे बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो जितना दूर, यदि आप ये नीचे यदि ये डीएनए है, और यहाँ पे मान लो सी है, जी है, ए है, तो यहाँ 3 बॉन्ड जी हो गया, 3 बॉन्ड सी हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बात कर रहा हूँ, और 2 बॉन्ड जो हो गए टी हो गया। तो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 यदि है, आरएनए पॉलीमरेज यदि यहाँ पे 2 है, और ये इस जगह इतनी दूर तक बाइंड किया, तो इतनी दूर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसके बाद वाला हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। फिर यदि ये आगे आ जाएगा, तो सपोज यदि इसको यदि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दे, तो ये आगे आ जाएगा, तो क्या होगा कि अब इस जगह का हाइड्रोजन बॉन्ड हट जाएगा, और यहां से जैसे आरएनए पॉलीमरेज हटेगा और ये आगे मूव किया, तो मूव करने के बाद इस जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। नई बात समझ में आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस जगह पे आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, उस जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाया रहेगा, और जैसे वो वहां से हटेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो वही बात बोल रहा हूं, यहाँ पे चूंकि दिखा नहीं पा रहा था, तो इसलिए इस डायग्राम को इस जगह पे लेके आया, और बोला कि यदि अभी जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा। क्लियर हो गया। और इस जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड हटा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज होगा, क्योंकि कोई भी आरएनए पॉलीमरेज चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी होगा, तो दोनों स्ट्रैंड अलग होगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड उस जगह पे नहीं होगा, और उसी जगह पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा, यानी डीएनए से आरएनए बन रहा होगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए टेम्पलेट का यूज करके। तो अब आइए यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, और यहीं पे आरएनए की सिंथेसिस हो रही हुई। फिर ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे आरएनए यदि बन जाएगा तो ये आगे चला जाएगा, फिर हाइड्रोजन इस तरीके से टर्मिनेटर तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज चलते चलते कहां तक पहुंच जाएगा, तो टर्मिनेटर तक पहुंच जाएगा। कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गया? पूरा क्लियर। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इस जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाया होगा, और आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे मूव करता चला जाएगा, सपोज अभी 3 स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन में। कोई भी ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे प्रोकैरियोट का हो, यूकैरियोट का, मैं बता रखा हूं कि ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप होता है: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सेम एज प्रोकैरियोटिक ही है, केवल आरएनए बनने के बाद अंतर हो जाएगा। ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी होगा तो 3 ही स्टेप होगा: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन कब होगा? जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड कर लेगा।
क्लियर हो गया? आपको यदि कोई बोले कि इनिशिएशन कब आप बोलोगे, तो कब बोलोगे? जब आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड कर ले? प्रमोटर पे बाइंड कर ले। ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड किए हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इनिशिएशन हो गया, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड हट गया है और आरएनए की छोटी सी चेन की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, यानी शुरुआत हो गया, सिंथेसिस की शुरुआत हो गई। अब ये आरएनए पॉलीमरेज यदि आगे बढ़ता जाएगा तो चेन लंबा होता जाएगा, शुरुआत तो यहीं पे हो गया था। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो चेन क्या होगा? आरएनए का लंबा होता चला जाएगा, तो उसको इलोंगेशन बोल देंगे। और जैसे आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर इंड पे पहुंचेगा कि वहां पे क्या होगा कि इंड कर जाएगा, यानी अब आरएनए की सिंथेसिस बंद हो जाएगी। तो जैसा वर्ड नेम लिखा हुआ है उस तरीके का काम भी है। इनिशिएशन जब भी होगा तो प्रमोटर रीजन के पास में ही होगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज वहीं पे बाइंड करता है, इसीलिए तो यहाँ +1 लिखे हो, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन का मतलब हो गया कि छोटा सा चैन एक आपका बन गया। अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो ब्लू कलर का है ये आगे मूव करना शुरू करेगा। तो सपोज दैट इस पॉइंट पे यदि आ गया ये, तो ये जो आपका आरएनए का जो चैन था, आरएनए का चैन, तो आरएनए का जो चैन बनेगा वो टेम्पलेट स्टैंड पे बनेगा, टेम्पलेट स्टैंड का कंप्लीमेंट्री बनेगा। और टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन होता है 3' टू 5'। तो इसका मतलब हो गया ये जो आपका आरएनए की जो यहाँ पे शुरुआत हुई, ये आप देखिए ये स्टैंड देखिएगा हाथ यहाँ से 3'। तो इसका मतलब हो गया कि 3' हुआ, तो यहां से आपका शुरुआत हुआ इस स्टैंड से, क्योंकि ये 3' देख लीजिए, 3' कैसे गया? ऐसे नीचे आया, इसी स्टैंड का कंप्लीमेंट्री बनना शुरू होगा। ये ऊपर जाएगा तो इसी का कंप्लीमेंट्री बनेगा, फिर इसी, मतलब कहने का मतलब हम टेम्पलेट को ब्लैक से कर रहे हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, इस स्टैंड का कंप्लीमेंट्री बनेगा। ये जो स्टैंड पे मैं पेन चला रहा हूं इसी स्टैंड का कंप्लीमेंट्री बनेगा आरएनए। ये ब्लैक है, ये देखिए फिर से पेन चला रहा हूं, ब्लैक 3' टू 5'। तो इसीलिए करके ये छोटा सा जो चैन बना आरएनए का, ये इस टेम्पलेट के हिसाब से बना, 3' टू 5' के हिसाब से बना है। तो यहां पे जस्ट इनिशिएशन हुआ है, क्योंकि प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज है। क्लियर हो गया? अब यदि ये आगे बढ़ा होगा, यहां पे यदि आरएनए पॉलीमरेज आ गया, यहां पे यदि आरएनए पॉलीमरेज आ गया, आरएनए पॉलीमरेज आ गया, तो ये आरएनए पॉलीमरेज कौन सा? तो आरएनए पॉलीमरेज 2 यदि आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज 2 यदि यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये आरएनए पॉलीमरेज 2 आया, तो इतना दूर का जो टेम्पलेट है उसके लेंथ के बराबर आरएनए का सिंथेसिस हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो आरएनए है ये अब इतना दूर पहुंच जाएगा। ये आरएनए बन रहा है, ये आपका बन रहा है अभी एचएनआरएनए। बताएंगे एचएनआरएनए क्यों बोल रहे हैं, एमआरएनए तो बोलेंगे ही नहीं। तो पहले यहां था तो इतना दूर बना, अब ये आरएनए पॉलीमरेज घटक के इस जगह पे आ गया तो इतना दूर एचएनआरएनए बन गया टेम्पलेट के कंप्लीमेंट्री के हिसाब से। चलिए अब यदि ये टर्मिनेटर पे पहुंच जाए आरएनए पॉलीमरेज, कहां पहुंच जाए? टर्मिनेटर पे। तो टर्मिनेटर पे आ गया आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान से देखिएगा, ब्लू वाला हम यहाँ पे बना रहे, ये ब्लू वाला, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, आरएनए पॉल 2। अब ये टर्मिनेटर पे यदि पहुंच गया तो इतना दूर का एचएनआरएनए बन जाएगा। ये एचएनआरएनए बन गया। किससे बना है? तो टेम्पलेट स्टैंड से बना। जब आरएनए पॉलीमरेज यहां था तो जस्ट स्टार्ट हुआ, जब आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव किया तो एचएनआरएनए का लेंथ बढ़ना शुरू हो गया, इलोंगेशन और बढ़ा तो और लंबा हो गया। अब जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पे पहुंच गया तो अब एचएनआरएनए का लेंथ बढ़ना बंद हो गया, यानी टर्मिनेट कर गया, यानी अब एचएनआरएनए का लेंथ नहीं बढ़ेगा, यानी एचएनआरएनए का फॉर्मेशन बंद हो गया। तो इसलिए के नाम पड़ा टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में पहले स्टार्ट हुआ, इलोंगेशन में देखिए लंबा होता चला जा रहा है, और टर्मिनेशन के पास जाकर के वो टर्मिनेट कर गया, यानी अब वहां पे सिंथेसिस नहीं। डाउट? तो जैसे टर्मिनेटर रीजन पे जाएगा तो यहां से 3 चीजें अलग हो जाएगी। पहला अलग होगा ये एचएनआरएनए, एचएनआरएनए अलग हो गया बन के। दूसरा अलग होगा आरएनए पॉलीमरेज 2, ये हो गया तो अलग हो जाएगा, यहां से सेपरेट हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 यहां से क्या होगा कि सेपरेट हो जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 यहां से निकल गया, एचएनआरएनए भी यहां से निकल गया, आपको दिखाया था अभी, एचएनआरएनए भी यहां से निकल गया और आरएनए पॉलीमरेज 2 भी जो है आपका बाहर निकल गया, और डीएनए जैसा था वैसा रह गया, कोई डाउट नहीं है। तो जैसे टर्मिनेटर पे पहुंचा,
अभी देखो ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पे नहीं है, इस टर्मिनेटर रीजन पे नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है और एचएनआरएनए भी बाइंड किया हुआ है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ये टर्मिनेटर पे पहुंचा तो एचएनआरएनए अलग हो गया, यहां से एचएनआरएनए अलग हो गया और आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया और डीएनए भी अलग हो गया, कोई डाउट नहीं, डीएनए जैसा था वैसा रह गया। तो 3 स्टेप का मतलब इनिशिएशन का मतलब शुरुआत, इलोंगेशन का मतलब आरएनए का लेंथ बढ़ाना और टर्मिनेशन का मतलब हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन को इंड कर देना। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो ये अभी एचएनआरएनए बन गया। ये जो एचएनआरएनए है ये खुद बता देता है कि यूकैरियोटिक आरएनए ही है। कैसे? एच का मतलब हो गया हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट चीज मिला है तभी यहाँ पे हेट्रो लगा हुआ है। और एन से हो गया न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर, और आरएनए का मतलब आरएनए। तो इसका मतलब हो गया हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए का मतलब हो गया कि इस आरएनए के ऊपर कोई डिफरेंट चीज होगा, जो मैं आपको पहले भी बता रखा हूं। और वो जो चीजें होंगी वो होगा एक्सॉन इंट्रॉन अल्टरनेट करके होगा। तो यदि आपको कोई बोले कि एचएनआरएनए पे क्या क्या मिलेगा, तो एचएनआरएनए पे एक्सॉन और इंट्रॉन मिलेगा, इसलिए करके क्या नाम पड़ गया हेट्रो। कहां मिलेगा? तो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, इसलिए न्यूक्लियर, और आरएनए है तो आरएनए। ये एचएनआरएनए कभी भी प्रोकैरियोट में नहीं मिल सकता। ये आप रट्टा काय मारते हैं, रट्टा मत मारिए, सीधा कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियर वर्ड लगा हुआ तो न्यूक्लियस तो कभी भी प्रोकैरियोट में आता ही नहीं। तो जब प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता तो एचएनआरएनए बनेगा नहीं, वहां पर डायरेक्ट क्या बन जाएगा? एमआरएनए। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट के केस में एचएनआरएनए पहले बनेगा, देन आफ्टर उसको एमआरएनए। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इस एचएनआरएनए को एमआरएनए में अब हमको बदलना है। क्लियर हो गया? तो एचएनआरएनए को एमआरएनए में हमको बदलना है, एमआरएनए में बदलना है। तो पहले आपको समरी रूप में बताए थे, उसके बाद हम इसको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले एचएनआरएनए को एमआरएनए में यदि बदलना है तो एमआरएनए के ऊपर केवल एक्सॉन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सॉन क्या है, E1 E2 कर दिया, और इंट्रॉन क्या I1 I2। तो एमआरएनए के पास में पहले एक्सॉन ही केवल होगा। तो इस एचएनआरएनए के पास में कितने एक्सॉन थे? तो 2 एक्सॉन थे, E1 और E2, दोनों को क्या किया? जोड़ दिया, और किसको निकाल दिया? तो इंट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ये क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर करना, तो यदि तुम यहाँ पे एचएनआरएनए का लेंथ का बात करो और एमआरएनए का लेंथ का बात करो, तो किसका लेंथ ज्यादा है? एचएनआरएनए का लेंथ ज्यादा है, और जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका मोलेकुलर वेट भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये किसके कारण है? न्यूक्लियोटाइड के कारण, और जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होगा उसका मोलेकुलर वेट उतना ज्यादा होगा। तो यदि आपको बोले कि एचएनआरएनए और एमआरएनए में लॉन्गर कौन होगा? एचएनआरएनए। मोलेकुलर वेट ज्यादा किसका होगा? एचएनआरएनए का। बोले क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एचएनआरएनए में इंट्रॉन का भी सीक्वेंस प्रेजेंट, इसलिए कि लेंथ भी ज्यादा हो जाएगा और मोलेकुलर वेट भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एमआरएनए में केवल क्या प्रेजेंट है? तो एक्सॉन प्रेजेंट। कोई डाउट? अब यहां पे जो इंट्रॉन को जो तुम रिमूव करते हो ना, ये कहलाता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्लियर हो गया? तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पे थोड़ा सा ये बताया कि एचएनआरएनए को यदि हमको एमआरएनए में ले जाना है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। एक काम करना पड़ेगा कैपिंग, स्प्लाइसिंग, उसके बाद टेलिंग। तो यदि आपको कोई बोले कि एचएनआरएनए को एमआरएनए में तब्दील करना है हमको, तो क्या करोगे? 3 काम करोगे। क्या करोगे? कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। विदाउट क्लियर हो गया? अब सुनना, ये आपका था डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये जो आप यहाँ पे ये सब हटा रहा हूं, ये जो एचएनआरएनए, ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये जो अभी आपका था, ये जो अभी आपने स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर था, और डीएनए से आपने बनाया है आरएनए। एचएनआरएनए बनाओ चाहे आरएनए बोलो उसको, तो ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में तो वही होगा कि डीएनए से आरएनए बन जाएगा, डीएनए से
तो डीएनए से आरएनए बन जाना, चाहे वो कोई भी आरएनए बनाए, चाहे एचएन आरएनए बने, चाहे एमआरएनए बने, चाहे आरआरएनए बने, चाहे टीआरएनए बने, यदि डीएनए से आरएनए यदि तुम बना रहे हो तो वो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। हमेशा डीएनए से आरएनए बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन ये सब ट्रांसक्रिप्शन जब हो गया और जब आरएनए बन गया तो उसके बाद यदि तुम कोई मॉडिफिकेशन करोगे तो उसके बाद करोगे, यानी तुम यदि ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बना दिया और आरएनए में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हुआ, क्योंकि आरएनए में मॉडिफिकेशन, आरएनए कब बनेगा? जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तब, और आरएनए में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद कर रहे हो। यानी ये जो तुम मॉडिफिकेशन कर रहे हो कि यानी ये जो एचएनआरएनए है इसमें कैपिंग करेंगे, इससे इंट्रॉन को हटाएंगे और इसमें टेल लगाएंगे, तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा। यानी पहले ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बना, देन आफ्टर मॉडिफिकेशन हुआ, तो इसलिए इसको बोलते पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो यदि कोई आपको बोले कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या होगा, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होगा? तो कैपिंग होगा, स्प्लाइसिंग होगा और टेलिंग होगा। इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, लेकिन यहां पे अभी आपको क्या कर रहे हैं कि ओवरव्यू करके दे रहे हैं। ये तीनों स्टेप प्रोकैरियोट के आरएनए में कभी नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि वहां पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है, वहां डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, वहां पे एचएनआरएनए नहीं बनता। कोई डाउट नहीं? तो यदि आपको एचएनआरएनए बनेगा तभी ये तीन स्टेप चलेगा, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। और ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही संभव है, क्योंकि ये आरएनए में चेंजिंग है और आरएनए में मॉडिफिकेशन है। यदि आरएनए बनेगा तब ना मॉडिफिकेशन होगा, तो आरएनए के बाद का मॉडिफिकेशन इसे बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। कोई डाउट? क्लियर कॉन्सेप्ट? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे एमआरएनए बना हुआ है, क्लियर हो गया? और ये जितने भी काम आप देख रहे हो सब कहां चलेगा? न्यूक्लियस के अंदर कि न्यूक्लियस के बाहर? न्यूक्लियस के अंदर, ताकि ये एमआरएनए जो बना है ये स्टेबल हो जाए। तो कैपिंग करेंगे तो इस एमआरएनए के ऊपर कैप आ जाएगा, और टेलिंग करेंगे तो इस एमआरएनए के ऊपर टेल आ जाएगा, और वो टेल आएगा पॉली ए टेल, यानी एडेनिन का टेल, और इसी पे कहीं कहीं मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। तो इसको हमने बोल दिया टेल। टेलिंग किया तो टेल हो गया, कैपिंग किया तो कैप हो गया, और इंट्रॉन को हटा दिया तो स्प्लाइसिंग हो गया, स्प्लाइसिंग। और ये तीनों काम यानी कैप लगाना, इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सॉन को जोड़ देना और टेल लगा देना, ये तीनों काम कहां चला है? तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में चला। क्लियर हो गया? तो इसके लिए जो भी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी या जो भी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी सब कहां रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर। कोई डाउट नहीं है? अब इसको क्लियर करिएगा। अब आइए यहां से हम लोग बात को आगे ले आते हैं, इस जगह से बात को। तो इस जगह पे अंतर क्या हो गया ना कि यहाँ पे यदि प्रोकैरियोट करते, यदि ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन करते तो सबसे पहले न्यूक्लियस को गायब कर देते, प्लस एचएनआरएनए नहीं बनाते, यानी इंट्रॉन नहीं लेकर के आते, डायरेक्ट एमआरएनए बन जाता, यानी ये स्टेप भी नहीं होता। कोई डाउट नहीं है? यानी ये स्टेप भी नहीं होता। क्लियर एकदम? तो अभी क्या होगा कि यदि हमारा एचएनआरएनए बना हुआ है तो इसको एमआरएनए में कैसे तब्दील करेंगे, कैसे चेंजिंग होगा? तो सबसे पहले एचएनआरएनए बना हुआ है तो इसमें अल्टरनेट करके एक्सॉन होगा, E1 I1, E2 I2, E3 I3। हो गया? ये बना कहां होगा? तो न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस के अंदर, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में बना होगा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपका है E1 I1, E2 I2, E3 I2। कोई डाउट नहीं? अब ये आपका बन गया एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए अभी भी न्यूक्लियस के अंदर है। अब इसमें क्या होगा स्टेप्स में कि यहाँ पे कैपिंग हो। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका एचएनआरएनए है यहाँ पे E1 I1, एनसीईआरटी आपका बहुत बढ़िया पिक्चर दिया है, होगा तो हम लोग अपलोड कर देंगे आपके लिए, I3। तो यहां पे क्या होगा कि कैपिंग होगी, और इंट्रॉन भी क्या होगा? रिमूव होना शुरू हो जाएगा। इंट्रॉन भी रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कैपिंग होगा, तो ये जो कैप होगा, इस कैप का नाम होगा 7 मिथाइल ग्वानोसाइन। तो ग्वानोसाइन, साइन लग गया तो क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया। ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट,
ट्राइफॉस्फेट। क्लियर हो गया? तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, यदि आपको दिक्कत हो तो ऐसे याद करना, 7 महात्मा गांधी टोपी। क्लियर हो गया? तो महात्मा गांधी टोपी लगाए हम लोग, तो महात्मा गांधी के विषय में तो आपको याद ही होगा कि महात्मा गांधी टोपी लगा लिए, तो इसका मतलब नेताजी हो गए। अब नेताजी हो गए तो बिना टेल का तो नेताजी कहलाएगा नहीं, टेल तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो पहले क्या करते हैं, ये जो 7, इसमें कोडिंग था, वो कोडिंग हम बोल नहीं पा रहे हैं, आपको क्लासरूम में यदि मिलेंगे तो वहां पे हम लोग बोल लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट्स आपको कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, तो इस जगह पे आइए हम आपको बात करते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो गया, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग किया और इंट्रोन को रिमूव करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो इंट्रोन को यहाँ पे आपने कैपिंग कर दिया और इंट्रोन का रिमूविंग शुरू हो गया। ठीक हो गया? तो इंट्रोन यदि रिमूव कर जाए और उसी के साथ में टेलिंग स्टेप भी आपका क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? तो स्प्लाइसिंग का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ द इंट्रोन, कैपिंग का मतलब हो गया कैप हो गया, और कैप जब भी होगा तो किस इंड पे होगा, 3 प्राइम इंड पे होगा। क्लियर हो गया? कि 5 प्राइम इंड पे होगा, 5 प्राइम इंड पे होगा, क्योंकि सर जो होता है वो 5 प्राइम होता है, फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम पे कौन सा ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि 5 प्राइम इंड जो होगा, यहाँ पे क्लियर करिएगा, आपको सब बताया हुआ है, 5 प्राइम इंड जो होगा वो इंड होगा फॉस्फेट का ग्रुप। अब फॉस्फेट का मतलब ये हो गया हेड, इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो 5 प्राइम इंड पे आपका क्या हो गया, कैपिंग हो गया, और उस कैप का नाम क्या हो गया, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो 3 प्राइम इंड होगा, इस पे टेलिंग होगा, यानी टेल लगेगा। क्या लगेगा, टेल। तो अभी कैपिंग मैंने आपका कर दिया, और कैपिंग करने के बाद यहाँ पे जो ये इंट्रोन है, आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम आएगा उसमें देखोगे कि इंट्रोन का जो कलर है, इंट्रोन का कलर आपका यहाँ पे रेड कलर है, और ये गोल गोल करके उसको रिमूव करना शुरू कर दिया। ये पिक्चर मैं आपको डाल दूंगा। यहाँ पे क्या कर दिया कि वो इंट्रोन को इस तरीके से देखोगे कि इस जगह पे ऐसे करके ऐसे गोल कर दिया, यानी इस तरह ये लपेटता जा रहा है इंट्रोन को, यहां से इंट्रोन को क्या करता जा रहा है, लपेट करके खत्म करता चला जा रहा है। ये आपके पिक्चर में रेड कलर से स्प्लाइसिंग का केस। तो यहाँ पे कैपिंग हो गया, कैपिंग किस इंड पे हो गया, 5 प्राइम इंड पे, और स्प्लाइसिंग आपका चल रहा है, यानी इंट्रोन की रिमूवल चल रही है। क्लियर हो गया? तो इंट्रोन इस तरीके से क्या हो रहा है कि यहां से ये लपेटा जा रहा है इंट्रोन को, और लपेट करके इसको फेंक दिया जाएगा, स्प्लाइसिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे? तो अब क्या हो गया कि ये जो अभी आपका बना, तो यहां पे आपका कैपिंग हो गया, इस कैप का नाम हो गया 7 महात्मा गांधी टोपी। तो 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट टोपी का नाम हो गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस इंड पे, 5 प्राइम इंड पे। और अब यहाँ पे एक्सोन है E1, इंट्रोन को इस तरीके से गोल करके यहाँ हटा लिए, यहाँ पे एक्सोन हो गया E2, इंट्रोन को बीच में से यहाँ से गोल अल्टरनेट करके होता है, एक्सोन इंट्रोन अल्टरनेट में होगा, एक एक्सोन आया तो फिर क्या आएगा इंट्रोन, फिर क्या आएगा एक्सोन, फिर क्या आएगा इंट्रोन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया E3, तो फिर यहाँ पे आपने इसको क्या किया, इंट्रोन को इस तरह से गोल करके रिमूव किया। एनसीईआरटी का डायग्राम्स आपको दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो 3 प्राइम इंड है, इस 3 प्राइम इंड पे अब टेल लग गया, और ये जो टेल है ये पोली ए टेल है। पोली ए टेल का मतलब बहुत सारा एडेनिन, तो इस तरीके से ये जो सर्किल दिखा रहे हैं ना, कि ये सर्किल ये बता रहा है कि इंट्रोन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इंट्रोन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और अब खाली लिखा हुआ क्या है, एक्सोन। क्लियर हो गया? तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। अब टोपी लगा दिए तो कैपिंग, ये जो टोपी लगा हुआ तो ये कैपिंग हो गया, फिर क्या हो गया, स्प्लाइसिंग, और यहाँ पे टेल लगा दिए, तो ये जो टेल लगाए ये क्या हो गया, टेलिंग। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपका ये जो टेल लगाए तो ये पोली ए टेल है, पोली ए टेल। तो पोली ए टेल मतलब एडेनिन का टेल, ए फॉर एडेनिन, बहुत सारा एडेनिन जुड़े हैं, लेकिन इस एडेनिन का कोई भी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए के पास नहीं। डीएनए के पास यदि आपको बोलेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बना, और ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बना उसके बाद जो भी चेंजिंग करोगे, जो भी बेस जोड़ोगे, वो बेस का कोई भी सीक्वेंस डीएनए के पास नहीं होगा। फिर से सुनना बात को, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए में यदि कोई बेस को हम ऐड कर रहे हैं तो उसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए के पास नहीं होगा। फिर से एक बार सुनना,
ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बना, उस आरएनए में यदि हम कोई बेस को ऐड कर रहे हैं तो उस बेस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, उस बेस का कॉम्प्लीमेंट एक का यहाँ पे टी 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 नहीं होगा, डीएनए पे नहीं मिलता है। आप यदि यहाँ पे पॉली ए टेल किए हैं, एडेनिन जोड़े हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद, तो इसका टी टी सीक्वेंस कभी भी टेम्पलेट पे नहीं होगा। यानी यहाँ पॉली ए टेल है तो इसके टेम्पलेट पे पॉली ए टी नहीं होगा, बहुत सारा टी नहीं होगा। यानी ये आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन यदि कोई बेस आप जोड़ते हो, जैसे कैप में भी एक बेस जोड़े हो ग्वानिन, इसका नाम हो गया 7 मिथाइल ग्वानोसाइन, तो ग्वानोसाइन में ग्वानिन बेस है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये भी जो ग्वानिन आपने जो बाद में ऐड किया, इसका भी कोई कंप्लीमेंट्री डीएनए के पास नहीं होगा। बाद में जो आपने पॉली ए टेल जोड़ा है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उसका भी कंप्लीमेंट्री डीएनए के पास नहीं होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपने टेलिंग भी कर दिया, और आफ्टर टेलिंग, ये जो टेलिंग कर दो तो किसी किसी को मिथाइलेशन कर देंगे, यानी मिथाइल ग्रुप दे देंगे। तो अब जो एक मेच्योर, ये जो टेलिंग भी आपने कर दिया, टेलिंग भी आपने कर दिया, तो टेलिंग और मिथाइलेशन भी आपने कर दिया, इसके बाद जो एक मेच्योर एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए के पास कैप होगा, केवल एक्सॉन होगा, उसके पॉली ए टेल होगा, यानी इसके पास कैप होगा और यहाँ पे केवल एक्सॉन का सीक्वेंस होगा, E1, E2 एंड E3, ये सीक्वेंस केवल आपका एक्सॉन का सीक्वेंस होगा, और यहाँ पे पॉली ए टेल होगा और किसी किसी पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। और इस तरीके से एक मैच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा 3 स्टेप के बाद। तो कैपिंग हो जाएगा किस इंड पे, 5 प्राइम इंड पे, स्प्लाइसिंग हो जाएगा तो इंट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और टेलिंग होगा तो किस इंड पे होगा, तो 3 प्राइम इंड पे। किसका टेलिंग होगा, तो पॉली ए टेल यानी एडेनिन का टेल होगा, और किसी किसी पे मिथाइलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे और कॉन्सेप्ट बनाइएगा, ये तीनों स्टेप कहां चल रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर, तो न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर हो गया। तो स्प्लाइसिंग के लिए जो एंजाइम हमको चाहिए वो, उसका नाम होगा स्प्लाइसियोसोम, इसी से जोड़ देना, स्प्लाइसियोसोम। क्लियर हो गया। स्प्लाइसिंग करना है तो स्प्लाइसियोसोम चाहिए। स्प्लाइसियोसोम क्या करेगा, तो इंट्रॉन को रिमूव कर देगा। तो ये स्प्लाइसियोसोम मिलेगा कहां, न्यूक्लियस के अंदर। किसमें, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा, किसमें मिलेगा, यूकैरियोट के केस में मिलेगा, क्योंकि स्प्लाइसिंग जो है, ये जो 3 स्टेप देख रहे हो, ये तीनों स्टेप कहां चलेगा, तो यूकैरियोट में चलेगा, क्योंकि यूकैरियोट में ही पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। ये तीनों स्टेप जब भी चलेगा तो यूकैरियोट के केस में चलेगा, यूकैरियोट के केस में चलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप यदि स्प्लाइसिंग की बात कर रहे हो तो स्प्लाइसिंग से कर लेना स्प्लाइसियोसोम। क्लियर हो गया। ये स्प्लाइसियोसोम कहां मिलेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा और यूकैरियोट के केस में मिलेगा। और स्प्लाइसियोसोम क्या करेगा, तो स्प्लाइसिंग कर देगा, इंट्रॉन को रिमूव कर देगा। कोई डाउट है। इस तरीके से एक मैच्योर एमआरएनए मिलेगा, और ये मैच्योर एमआरएनए पे 5 प्राइम एंड पे केप होगा, और उस केप का नाम होगा 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हो गया। और 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल मिलेगा, दिस वन इज द पॉली ए टेल, पॉली ए टेल, ए मतलब एडेनिन हो गया, और ये जो आपका हो गया ये केवल एक्सॉन इसमें मिलेगा। क्लियर हो गया। मैं आपका एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो डायग्राम क्लियर डाल दूंगा, और उसके बाद ये आपका एकदम क्लियर हो गया। इतना ही जो स्टेप हुआ ना, यही स्टेप यूकैरियोट में एक्स्ट्रा हो, यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है ये यूकैरियोट में एक्स्ट्रा हो जाता है। और क्या होता है, यदि ये प्रोकैरियोट का आरएनए होता तो यहाँ पे इंट्रॉन नहीं होता, केवल क्या होता है, एक्सॉन होता। यानी प्रोकैरियोट में डायरेक्ट एमआरएनए बनता है और कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन तब होगा जब एचएनआरएनए बनेगा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब एमआरएनए बने। तो ये उम्मीद करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो आपका है वो क्लियर फिनिश हो गया होगा। कोई डाउट इसमें? तो अभी तक ये जो भी चीजें आपने किया है ये सब न्यूक्लियस के अंदर हुआ है। किसके अंदर हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर हुआ है। क्लियर एकदम। तो चलिए, इधर वाला तो खैर आपने कर लिया होगा, और इसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह क्या लेते हैं नहीं लेते हैं आप ले लीजिए, ऐसे पीडीएफ हम डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझाने के समय का जो डायग्राम होता है वो एग्जैक्ट वहां पे नोट्स पे आपका नहीं भी हो सकता है, क्योंकि समझाने के समय जो भी चीज की जरूरत हमको पड़ती है तो हम
वो मेंशन कर लेते हैं, वहां पे उतना संभव नहीं है। तो ये वाला तो पिक्चर बन गया था आपका, ये पिक्चर आपका क्लियर है। इसी को हम लोग यहीं पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन वाला जो स्टेप्स है, उस स्टेप्स को न्यूक्लियस के अंदर दिखा रहे हैं। अब आइए, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो एचएनआरएनए से जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हुआ होगा, तो ये न्यूक्लियस के अंदर हुआ होगा, और ये दिस वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका कौन सा मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होगा, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर प्रेजेंट होता है। तो इसको कौन सा पोर बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाहर क्या है? तो साइटोप्लाज्म। अब ये आपका हो गया न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, और इसके बाहर क्या होगा? तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब बोर्ड का जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को आप मान सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मान सकते हो? प्लाज्मा में। तो बोर्ड का बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, और उसी में उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। उसी साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एचएनआरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो करके आपका एक मैच्योर एमआरएनए बना हुआ है। दिस वन इज द एमआरएनए। ये जो आपका बना स्ट्रक्चर्स, ये जो पूरा स्ट्रक्चर्स आपका बना, ये एमआरएनए लिखा हुआ भी है, और मैं यहाँ पे फिर से कर दिया एमआरएनए लिखा हुआ है, एमआरएनए। क्लियर हो गया? एक मैच्योर एमआरएनए में कैप होना चाहिए, केबल एक्सॉन होना चाहिए, और एक टेल होना चाहिए, और उस टेल में कुछ कुछ जो एडेनिन होगा वो मिथाइलेटेड होना चाहिए। कोई डाउट नहीं? तो अब मेरा एचएनआरएनए से एमआरएनए बन गया, और ये एमआरएनए बना है न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म में। और अब इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होना है, लेकिन ट्रांसलेशन का जो मशीनरी है राइबोसोम, ये राइबोसोम प्रेजेंट कहां हो गया? राइबोसोम प्रेजेंट कहां हो गया? साइटोप्लाज्म। तो यदि आपको एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? एमआरएनए को तो साइटोप्लाज्म में जाना। इसीलिए क्या बोला जाता है कि यूकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि राइबोसोम है बाहर में, साइटोप्लाज्म में। अब प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि एमआरएनए को यदि प्रोटीन बनाना होगा तो साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा, राइबोसोम के पास में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपका दोनों चीज साथ में नहीं हो सकता, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में नहीं हो सकता। तो इस एमआरएनए को निकल करके बाहर आना है। तो एमआरएनए को यदि निकल करके बाहर आना है तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएगा। इस पोर का नाम हो जाएगा न्यूक्लियर पोर। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियर पोर। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के मदद से बाहर आएगा। अब न्यूक्लियर पोर के मदद से बाहर आएगा तो कैसे आएगा? कैसे आएगा? ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहली बात है, क्लियर करिएगा, कि सपोर्टेड हम लोग खुद को ही मान ले कि हम लोग खुद में एमआरएनए है। क्लियर? तो हमारा एमआरएनए है, तो ये जो मेरा हेड है इसी पे कैप लगाते हैं, और ये फॉस्फेट की तरह गोल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कैप हम लोग लगाते हैं, ये हमारा 5 प्राइम एंड हो गया। तो ये हो गया आपका हेड रीजन, और इसी पे कैप लगेगा। हेड है तो कैप लगेगा। प्लस ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर हो गया, ये एक्सॉन हो गया। और ये जो पैर हो गया, इसको मान लीजिए कि ये टेल हो गया। क्लियर? अब मेरे को क्लासरूम से बाहर जाना है, तो क्या करेंगे? हेड का तो कोई जरूरत ही नहीं है क्लासरूम से बाहर ले जाने के लिए। कहां जरूरत है? हेड का कोई जरूरत है? हमको क्लासरूम से बाहर जाना तो हेड का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत है। आपको देखने में मदद करेगा, आपको डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन क्या देगा? कि किधर गेट है, गेट की तरफ जाना है आपको। तो डायरेक्शन देने का काम कौन करेगा? हेड। कि किधर से होकर के क्लास से बाहर निकलोगे। लेकिन मूव कराने का काम कौन करेगा? टेल। टेल का मतलब ये लेग हमारा। तो हेड क्या करता है ना, कि डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है कि आपको निकलना किधर से है, और टेल मूवमेंट प्रोवाइड कर देता है। क्लियर हो गया? और एक्सॉन का भी कोई काम नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट में दो काम कर रहा है एमआरएनए का, दो चीज काम कर रहा है। एक कैप रीजन जो कि डायरेक्शन बताएगा कि किधर से मूव करना, और टेल रीजन मूवमेंट करवाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो एमआरएनए ये मूव करेगा, तो हेड क्या करेगा? हेड डायरेक्शन बता देगा, और टेल क्या करेगा? ये जो टेल है एमआरएनए का, ये टेल मूवमेंट करवाएगा। मूवमेंट, जिसके कारण वो बाहर आ पाया। और ये जो कैप था, ये डायरेक्शन बता दिया कि किधर से आपको मूव करना है।
क्लियर हो गया। अब ये जो कैप है एक और काम करे, तो कैप क्या करता है ना, डायरेक्शन का भी काम करता है, यानी डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन का लोकेशन बताता है, डायरेक्शन किधर से जाना है। और दूसरा काम क्या करता है कि राइबोसोम को बाइंड करने में मदद करवाता है, यानी ये कैप है इसीलिए कि राइबोसोम यहाँ पे बाइंड करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो कैप है तो इस पे राइबोसोम आपका क्या करेगा, आकर के बाइंड करेगा, और बाइंड करेगा तो यहाँ से आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगेगा, प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ट्रांसलेशन, ये प्रोटीन बन गया आपका, ये राइबोसोम बाइंड करेगा, मूव करता जाएगा एमआरएनए पे, तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो चलिए हम लोग तो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो उसमें चर्चा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा हो गया कि कैप का दो काम है। एक काम है कि न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जाने के समय डायरेक्शन, और दूसरा काम है कि राइबोसोम को बाइंड करवाना। कैप ही है जो राइबोसोम को क्या करवाता है, बाइंड करवाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। तो अब यहाँ पे जब राइबोसोम और एमआरएनए एक साथ आएगा तो क्या शुरू हो जाएगा, ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब होगा कि आरएनए बना न्यूक्लियस में, राइबोसोम है बाहर, तो इससे कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कभी साथ में नहीं चल सकता। ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज चलेगा कहाँ पे, तो न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसलेशन कहाँ चलेगा, तो न्यूक्लियस के बाहर, क्योंकि राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में मिलता है। कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ट्रांसलेशन में पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया कि आपका मेच्योर एमआरएनए, एम से मेच्योर भी होता है, मेच्योर आरएनए जो है वो आपका बाहर आ गया, जिसका कि ट्रांसलेशन हो पाएगा। आइए कुछ और बात कर देते हैं। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया कि ये कैसे बाहर आया, तो बाहर आया किस तरीके से, तो एक्सपोर्ट हुआ होगा कि इंपोर्ट हुआ होगा, एक्सपोर्ट, न्यूक्लियस से क्या आया, बाहर आया। क्लियर हो गया। इसलिए इसका यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है ये मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब क्या हो गया, बड़ा, मैक्रो MACRO, मैक्रो बड़ा हो गया, बड़े वाले मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाता है। जैसे बड़ा वाले मॉलिक्यूल में पढ़ाए थे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड। क्लियर हो गया, ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल का। तो इसमें ये न्यूक्लियर पोर किसका किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो डीएनए का तो नहीं कराएगा, इस न्यूक्लियर पोर से होकर के डीएनए कभी बाहर नहीं आ सकता। तो अभी तो आप देखें ना कि आरएनए आया है, एमआरएनए बाहर आया, तो इसका मतलब हो गया कि यहां से एमआरएनए यानी आरएनए इस न्यूक्लियर पोर से बाहर आ सकता है, और प्रोटीन साइटोप्लाज्म से बन करके अंदर जाएगा। क्योंकि यदि आप बोलते हो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो आरएनए पॉलीमरेज यदि कोई एंजाइम है, इसका मतलब वो प्रोटीन का बना, और प्रोटीन बनता कहां है, साइटोप्लाज्म में। तो जो भी एंजाइम आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, इसका मतलब वो डैम श्योर है कि वो बना कहां है, साइटोप्लाज्म में बना। इसको फिर से पकड़िए, क्वेश्चन पॉइंट बी से एग्जाम में पूछता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटीन या जो भी एंजाइम मिल रहा है उसका फॉर्मेशन कहां हुआ है, तो साइटोप्लाज्म में हुआ है। क्योंकि एंजाइम और प्रोटीन का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि राइबोसोम का प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। यदि आपको बोलेगा डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन कराता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना कहां होगा, साइटोप्लाज्म में बना होगा। क्योंकि कोई भी एंजाइम है, राइबोजाइम को छोड़ देना, बाकी जितने भी तुम एंजाइम बोल दोगे तो प्रोटीन ही बोलना पड़ेगा। एंजाइम बना किसका, तो प्रोटीन का। एंजाइम बना है प्रोटीन का, तुमको प्रोटीन, राइबोजाइम तो एक्सेप्शन केस हो गया, जब एक्सेप्शन बोलेगा तब एक्सेप्शन होगा। तो यदि आपको कुछ भी एंजाइम यदि मिल रहा है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये डैम श्योर है बना कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि एंजाइम बनता है प्रोटीन से, और प्रोटीन की फॉर्मेशन कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या मिलता है, राइबोसोम मिलता है। इसको फिर से क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा। स्प्लाइसियोसोम भी एक एंजाइम था, वो एंजाइम कहां मिलता था, न्यूक्लियस के अंदर। करवाता क्या था, स्प्लाइसिंग, किसमें, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट, यूकैरियोट के केस में। तो वो भी एंजाइम बना कहां होगा, साइटोप्लाज्म में बना होगा। क्लियर हो गया। तो स्प्लाइसियोसोम मिल रहा है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन बना होगा साइटोप्लाज्म में। क्योंकि कोई भी एंजाइम या कोई भी प्रोटीन यदि न्यूक्लियस के पास है, इसका मतलब है कि वो डैम श्योर बना है साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।